रिकॉर्डिंग क्लास लेवल। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस नए चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। तो पहले थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैंने कहा कि मेरा घर, ध्यान से सुनिएगा, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यदि मुझसे किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो मैंने कहा कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो इस 2 किलोमीटर दूर कहने से क्या मेरे घर की वास्तविक स्थिति पता चल गई क्या? आइए जरा इसको एनालिसिस करते हैं। इसी वाक्य को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने कहा कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने क्या किया, 2 किलोमीटर रेडियस का, इसी जहां पे खड़ा था उसी को सेंटर मान करके 2 किलोमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया, है ना। मैंने कहा कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ उसी को केंद्र मान करके 2 किलोमीटर रेडियस का एक मैंने वृत्त खींच दिया। अब इस वृत्त की परिधि पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस वृत्त की परिधि पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ध्यान से सुनिए, इस वृत्त की परिधि पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मेरे वाक्य के अनुसार हर एक पोजीशन मेरा घर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये है कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर दूर ये जगह भी है, ये जगह भी 2 किलोमीटर दूर है, ये जगह भी, ये और ये सारे पोजीशन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इसलिए ये सभी जगह मेरा घर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने घर की जानकारी सही से नहीं दिया। मेरा स्टेटमेंट जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मैंने बोला है। अब यदि कहूं कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ है, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तो मान लीजिए पूर्व दिशा ये है, ये पूर्व दिशा है, मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में। अब तो मेरा घर पता चल गया कि पक्का मेरा घर यही है ना। यानी अब इस स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस स्टेटमेंट से निष्कर्ष ये निकलता है कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कुछ राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे आपकी लंबाई कितनी है, तो भैया मेरी लंबाई 5 मीटर है, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। 5 मीटर कहने से ही ये मेरा आंसर एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। लेकिन मुझसे कोई पूछा कि आपका घर यहाँ से कहाँ पे है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है। यानी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कहीं कहीं केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और कहीं कहीं केवल दोनों, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशियां और अदिश राशियां, है ना। ऐसी राशियां, ध्यान से सुनते रहेंगे, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। यानी अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है केवल परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड इसमें
नहीं होता। तो ऐसी राशियों को हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल हमें लेना हो तो सबसे पहला ये कि मेरी लंबाई कितनी है, मेरी लंबाई 5 मीटर है। केवल 5 मीटर कहने से ही मेरी लंबाई पता चल गई। अब इसमें मुझे ये नहीं कहना मेरी लंबाई 5 मीटर ऊपर की तरफ है, पूरब दिशा में मेरी लंबाई 5 मीटर, ये गलत सेंटेंस हो गया। यानी लंबाई को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो लंबाई, दूरी, चाल, ऊर्जा, ये सभी क्या है, अदिश राशियों के उदाहरण है। इन राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको दिशा नहीं बतानी, केवल बता देना है क्या, परिमाण, कितनी लंबाई, कितनी दूरी, कितना चाल, कितनी ऊर्जा। अब ये नहीं कहना मेरे शरीर में 100 जूल की ऊर्जा है नीचे की तरफ ना, गलत सेंटेंस। मेरे शरीर में कितनी ऊर्जा, भैया मेरे शरीर में 100 जूल की ऊर्जा है, बस इतने से आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन वहीं पे कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियों को हम लोग कहते हैं सदिश राशि, है ना। जैसे मेरा घर यहाँ से कहाँ पे है, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में है। यानी यहाँ घर की स्थिति को बताने के लिए मुझे परिमाण भी बताना पड़ा 2 किलोमीटर और दिशा पूरब दोनों बताना पड़ा, तब मेरा आंसर कंप्लीट हुआ। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियों में परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल लेने लगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जाम्पल समझिए, सुबह 7 बजे मैं यहाँ था और 8 बजे पहुंच गया रेलवे स्टेशन, अमेठी रेलवे स्टेशन। कितना विस्थापन हुआ भैया, यहाँ से 500 मीटर दूर दक्षिण दिशा में विस्थापन हुआ। मुझे दिशा भी बतानी पड़ेगी। यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि। वेग, वेलोसिटी, ये भी आपका सदिश राशि है। मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सभी आपकी कैसी राशियां हैं, सदिश राशि। तो आपको पता चल गया सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। अब हम लोग एक नया टर्म सीखने जा रहे हैं, स्थिति सदिश। ध्यान से समझेंगे स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश का मतलब ये होता है ध्यान से सुनिए, स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश, पोजीशन, तो स्थिति सदिश का मतलब ये होता है, मुझे जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, अब मुझे अपनी स्थिति बतानी है किसी को, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना। मुझे जैसे मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ और कोई इलाहाबाद से मुझे फोन करे, पूछे कि सर जी आप कहाँ हैं, तो मैं थोड़ी कहूँगा कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, मैं खड़ा हूँ जमीन पे, नहीं। मुझे पहले कोई ऐसा जगह बताना पड़ेगा जो वेल नोन है, जिसे पहले से ही सब लोग जानते हैं। उस वेल नोन जगह को कहते हैं ओरिजिन। फिजिक्स में उसे क्या बोला जाएगा, ओरिजिन, मूल बिंदु। यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे इलाहाबाद में कोई पूछे कि कहाँ हो, तो मैं कहूँगा भैया अमेठी रेलवे स्टेशन जो है उससे मैं 500 मीटर दूर दक्षिण दिशा में हूँ, है ना। तो सबसे पहले अमेठी रेलवे स्टेशन को मैंने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। अब कोई मुझसे मिलने आएगा इलाहाबाद से, तो सबसे पहले वो यहाँ
इलाहाबाद से अमेठी रेलवे स्टेशन उतर जाएगा, वहां से 500 मीटर दूर दक्षिण दिशा में चला आएगा, मैं उससे मिल जाऊंगा। तो जो मैंने अमेठी रेलवे स्टेशन का नाम लिया है उसको कहते हैं रेफरेंस। किसके रेफरेंस में आप बता रहे हो 500 मीटर दूर हो? तो अमेठी रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में बता रहा हूं। तो फिजिक्स में उसी रेफरेंस को मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं आपको समझा रहा था स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु को की जो स्थिति होती है वही उसकी स्थिति सदिश कहलाती है। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है? मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट लो है, ये आपका मूल बिंदु है, आपको पता ही है। और यहाँ एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P का हमको स्थिति सदिश ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट P का हमको स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो इसका स्थिति सदिश, पॉइंट P का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए पॉइंट P को मूल बिंदु से जोड़ दिया जाए। और पॉइंट P को मूल बिंदु से जोड़ने में जो रेखा प्राप्त होती है यानी OP, ये क्या कहलाएगा? OP बिंदु P का स्थिति सदिश। कहने का मीनिंग क्या है? किसी भी बिंदु की स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पे जो रेखा प्राप्त होती है वही उसका स्थिति सदिश होगा। क्योंकि स्थिति सदिश के साथ सदिश नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए स्थिति सदिश का एक दिशा भी होती होगी और एक परिमाण भी होता होगा। तो इस रेखा की लंबाई को बिंदु P के स्थिति सदिश का परिमाण कहते हैं और मूल बिंदु से P की तरफ इसकी दिशा होती है। किसी भी स्थिति सदिश की दिशा क्या होती है? मूल बिंदु से उस पॉइंट की तरफ। जैसे मान लीजिए मेरा कोई अगला पॉइंट है Q, यहाँ पे है Q। अब मुझसे कहा जाए कि इसका स्थिति सदिश ज्ञात करिए, तो इसको मूल बिंदु से मिला दूंगा, है ना। OQ हमारा स्थिति सदिश हो गया, इसका परिमाण क्या होगा? OQ की लंबाई और दिशा क्या होगी? मूल बिंदु से इस पॉइंट की तरफ ये इसकी दिशा होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, और इसको जनरली R से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं R से, है ना। समझ में आया? अब विस्थापन सदिश। अब क्या? विस्थापन सदिश। फिर से वही चीज, मान लीजिए एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। पॉइंट P का स्थिति सदिश है OP, मान लीजिए इसको मैंने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और पॉइंट Q का स्थिति सदिश है OQ और इसे मैंने R2 से व्यक्त कर दिया। अब मान लीजिए कोई आदमी है t बराबर 0 सेकेंड, ध्यान से सुनिए, t बराबर 0 सेकेंड। t बराबर 0 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? प्रारंभ में कोई आदमी बिंदु P पे खड़ा था और उस समय के बाद, मान लीजिए t समय के बाद, तो t बराबर t सेकेंड, उस समय के बाद वो आदमी बिंदु P से बिंदु Q पे चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? प्रारंभिक स्थिति क्या है P, अंतिम स्थिति क्या है Q, P से Q को मिला देंगे, जो रेखा मिलेगी वही क्या हो जाएगा? उसका विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश से हमें क्या हो जाएगा भैया? PQ होगा कि नहीं होगा? विस्थापन सदिश इसका क्या हो जाएगा? PQ, है ना।
विस्थापन सदिश इसका क्या हो गया, PQ। यानी अब मैं आपको विस्थापन सदिश का उदाहरण डेफिनेशन बता रहा हूँ। विस्थापन सदिश का मतलब क्या होता है, किसी बिंदु के प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश कहते हैं। जैसे कोई बिंदु प्रारंभ में बिंदु P पे था, कोई आदमी प्रारंभ में बिंदु P पे था और कुछ समय के बाद Q पे चला गया, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, PQ। इसके प्रारंभ से अंतिम स्थिति को मिला दिया तो ये रेखा PQ रेखा मिली और PQ रेखा ही इसका विस्थापन सदिश है। अब विस्थापन सदिश भी एक सदिश राशि है, तो इसका दिशा होता होगा और परिमाण होता होगा। तो दिशा क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर, बिंदु P से बिंदु Q की ओर। देखिए ये एरो लगा है बिंदु P से बिंदु Q की ओर, तो बिंदु P से बिंदु Q की ओर इसका दिशा हो गया और परिमाण क्या होगा, इसी रेखा की लंबाई PQ की लंबाई जो होगा इसका परिमाण होगा। तो आपको स्थिति सदिश मैंने बता दिया, स्थिति सदिश को R से व्यक्त करते हैं और मैंने आपको विस्थापन सदिश भी बता दिया। तो मान लीजिए विस्थापन सदिश आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसकी विस्थापन सदिश इसका मुझे निकालना है, इस आदमी का विस्थापन सदिश निकालना है जो बिंदु P से बिंदु Q की ओर चला गया है। तो मान लीजिए इसका प्रारंभिक स्थिति सदिश R1 दिया है और अंतिम स्थिति सदिश R2 दिया है, तो इसका विस्थापन सदिश निकालना है। तो मैंने कहा, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, है ना। देखिए त्रिभुज OPQ में सदिशों के जोड़ने का त्रिभुज का नियम इसमें लगा देंगे। तो मैंने कहा OP प्लस PQ, है ना, OP प्लस PQ। तो सदिशों के जोड़ने के सदिश नियम से या त्रिभुज के नियम से क्या है, OP प्लस PQ बराबर OP। अब हम जानते हैं इसका विस्थापन सदिश क्या है, PQ। पहले से का मान रख लीजिए, OP का मान क्या है भाई, R1 है। PQ का मान मुझे नहीं पता, इसका मान मुझे निकालना है। और OQ का मान क्या है भाई, R2 है। यहाँ से PQ निकाल सकते हैं, तो PQ बराबर हो गया R2 माइनस R1। ये इसका विस्थापन सदिश हो। कहने का मीनिंग ये है, किसी भी बिंदु का विस्थापन सदिश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि मुझे उसका स्थिति सदिश पता है तो विस्थापन सदिश निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके अंतिम स्थिति सदिश से प्रारंभिक स्थिति सदिश को घटा देते हैं। अंतिम स्थिति सदिश से प्रारंभिक स्थिति सदिश को घटा देते हैं, विस्थापन सदिश निकल जाता है। समझ में आया। तो विस्थापन सदिश यहाँ से निकल गया R2 माइनस। अगली बात, एकांक सदिश। क्या, चलिए देखिए एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या होता है एकांक सदिश, जैसा कि नाम से ही मुझे पता चला, एकांक सदिश। एकांक का मतलब होता है एक सदिश, है ना। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो
उसे एकांक सदिश कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश को कैसे व्यक्त किया जाता है? उसके ऊपर कैप लगा करके। यदि मुझे कहा जाए एकांक सदिश ए, ध्यान से सुनिए, एकांक सदिश ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एकांक सदिश ए के ऊपर कैप लगा देंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा? एकांक सदिश। ए के ऊपर एरो लगा दिया जाएगा, इसे क्या पढ़ा जाएगा? सदिश ए। ये क्या किया? ये है सदिश ए, और ये क्या भाई? एकांक सदिश की। एकांक सदिश, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। इसका परिमाण मुझे निकालना पड़ेगा, इसका परिमाण मुझे पता है, इसका परिमाण क्या है? 1 है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश का चूंकि परिमाण तो एक ही होता है, परिमाण से कोई लेना देना नहीं है, तो एकांक सदिश का उपयोग क्या है भैया? एकांक सदिश का उपयोग है, एकांक सदिश केवल और केवल दिशा को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। एकांक सदिश को दिशा को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। अब कैसी दिशा? जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड अक्ष। अब यहाँ ये अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इस अक्ष की दिशा को भी हम व्यक्त कर सकते हैं। इस अक्ष की दिशा को कैसे व्यक्त किया जाएगा? क्योंकि दिशा को व्यक्त करने के लिए एकांक सदिश का उपयोग किया जाता है, इसलिए एक्स अक्ष की दिशा क्या होगी? आई कैप। वाई अक्ष की दिशा क्या होगी? जे कैप। और जेड अक्ष की दिशा क्या होगी? ए कैप। ध्यान से सुनिए, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये 3 वेल नोन यूनिट वेक्टर हैं। ये 3 वेल नोन एकांक सदिश हैं। आई कैप जो होता है एक्स अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, वाई कैप जो है जेड अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जेड के कैप जो है ये जेड अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर से सुन लीजिए, आई कैप एक्स अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, जे कैप वाई अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, और के कैप जेड अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं कहूं कि कोई सदिश राशि है, ध्यान से सुनिएगा, कोई सदिश राशि है जिसका परिमाण 10 यूनिट है एक्स अक्ष की दिशा में, उस सदिश को लिखिए। फिर से सुनिए, कोई सदिश है जिसका परिमाण 10 यूनिट है एक्स अक्ष की दिशा में, उस सदिश का परिमाण लिखिए, उस सदिश को लिखिए। अब देखिए, क्वेश्चन में दे दिया गया है, सदिश का परिमाण दिया गया है, सदिश का परिमाण, ध्यान से सुनिए, सदिश का परिमाण एक्स अक्ष की दिशा में 10 यूनिट है ना। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सदिश को लिखना है, सदिश को व्यक्त कीजिए। है ना, कैसे व्यक्त करेंगे भैया? ध्यान से सुनिए, 10 यूनिट, तो ये तो सदिश का परिमाण दे दिया गया है। हम जानते हैं किसी भी सदिश राशि को लिखने के लिए उसका परिमाण लिखा जाता है और उसके बगल में उसकी दिशा लिखी जाती है ना। यहाँ पे सदिश का परिमाण क्या है? 10 यूनिट। दिशा नहीं बताया गया, लेकिन इतना मुझे जरूर बताया गया है कि एक्स अक्ष की दिशा में, और एक्स अक्ष की दिशा को किससे प्रदर्शित करते हैं?
आई कैप से, यानी ये हो गया tan आई कैप। उस सदिश का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? tan आई कैप, जहां पे tan बता रहा है उस सदिश का परिमाण और आई कैप बता रहा है उस सदिश की दिशा। होप यू अंडरस्टैंड इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। कहीं भी कोई भी आदमी आपको इस तरीके से बता दे पूरे मैट्रिक में, गारंटी देता हूँ फिजिक्स पढ़ाना छोड़ दो। इतना डेप्थ में नॉलेज ही नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ। सीखिए, पहले बार बार वीडियो को देखिए, फिजिक्स को महसूस कीजिए, तब फिजिक्स आएगा, नहीं तो नहीं। लिखने से फिजिक्स नहीं आता, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं भेजता हूँ। मैं जानता हूँ 5 मिनट 10 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए पहले इनका नोट्स ही कंप्लीट करा दूँ, समझा तो मैं दूंगा ही। तो जैसा कह रहा हूँ बस वैसा करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं भोगोगे अपने आप ही। हमें कुछ नहीं करना है। नोट्स दे रहा हूँ रोज, वेल प्रिपेयर्ड नोट्स दे रहा हूँ, उसको सही से कॉपी में लिखिए। एक बार नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आप समझिएगा। वैसे नोट्स भी मैं ऐसा उसको एक्सप्लेन करता हूँ नोट्स में ही, कि आप नोट्स को लिखते रहेंगे, आधा समझ में आ जाएगा। बाकी एक्सप्लेन करूँगा, यदि आप दिमाग लगा करके कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो फिजिक्स से आसान आपको कुछ लगेगा नहीं, यहाँ पे शरीर देगी। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं काम में केवल विश्वास करता हूँ, ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी बातें करता नहीं हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनते रहिए। अगली चीज सुनिए, अब क्या बताया जा रहा है? कोई सदिश है, मैं कह रहा हूं सदिश ए, सदिश ए का परिमाण 10 यूनिट एक्स अक्ष की दिशा में वाई अक्ष की दिशा में 15 यूनिट जेड अक्ष की दिशा में है। सदिश को व्यक्त कीजिए, यानी सदिश ए को व्यक्त कीजिए। मैंने कहा मुझसे क्या पूछा जा रहा है? सदिश ए को व्यक्त करना है। अब सदिश ए का एक्स अक्ष में परिमाण कितना है? 10 यूनिट। वाई अक्ष में परिमाण कितना है? 5 यूनिट। और जेड अक्ष में परिमाण कितना है? 15 यूनिट। देखो सदिश ए का एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में परिमाण मुझे पता है 10, 5 और 15। मुझे क्या लिखना होगा? इनकी दिशा भी तो लिखनी होगी, क्योंकि ये सदिश राशि है तो परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए ना। ये देखिए क्या है, ये सदिश है, उसका परिमाण है, दिशा मुझे पता करना है। तो मैं पहले से जानता हूँ एक्स अक्ष की दिशा आई कैप होती है, वाई अक्ष की दिशा जे कैप होती है और जेड अक्ष की दिशा के कैप होती है। तो मैं एक्स अक्ष में जो परिमाण था उसके साथ आई कैप जोड़ दिया, वाई अक्ष में जो परिमाण था उसके साथ जे कैप लगा दिया और जेड अक्ष में जो परिमाण था उसके साथ मैंने के कैप लगा दिया। क्योंकि ये सभी किसके हैं? सदिश ए का ही, एक ही सदिश के अलग अलग है दिशाओं में परिमाण है। तो पूरा सदिश कैसे मिलेगा? जब मैं सबको जोड़ दूंगा। ये सदिश ए को मैंने लिख दिया है ना, सदिश ए को मैंने यहाँ पे कंप्लीटली। तो सदिशों को कैसे लिखा जाता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको एकांक सदिश निकालने का फार्मूला बताऊंगा, ठीक? ध्यान से सुनिए।
यानी यदि मुझे कोई कहे कि कोई सदिश ए है, इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। हमें ए का एकांक सदिश लिखना है। ए का एकांक सदिश कैसे निकालेंगे भाई? ए का एकांक सदिश क्या होगा? ए का एकांक सदिश ए कैप होगा कि नहीं होगा? यानी एकांक सदिश ए का एकांक सदिश क्या होगा? एकांक सदिश ए, और एकांक सदिश को एक के ऊपर टैग लगा कर इसका फार्मूला क्या होता है? जिस सदिश का एकांक सदिश निकालना है उसी सदिश को उसके परिमाण से डिवाइड कर दिया जाता है। उसके परिमाण से डिवाइड कर दिया जाता है। ये इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है मॉड ऑफ ए। क्या पढ़ा जाता है? मॉड ऑफ ए, यानी ए का परिमाण। अब आप कहोगे परिमाण कैसे निकालें सर? तो मैं बताऊंगा आपको, परेशान होते हुए बस धीरे धीरे सीखते रहिए। सदिश ए का एकांक सदिश क्या होगा? एकांक सदिश ए, और ये होगा सदिश ए अपान मॉड ऑफ ए, यानी सदिश ए अपान सदिश ए का परिमाण। अब आइए इसको फार्मूले में अप्लाई करते हैं, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमने आपसे कहा था, देखिए पहले मैंने आपको सदिश बताया, फिर सदिश का कैसे व्यक्त करते हैं वो बताया, फिर सदिश का परिमाण, और फिर एकांक सदिश। अब मैं परिमाण निकालना सिखाऊंगा। मैंने कहा था कोई सदिश है जिसका परिमाण 10 यूनिट एक्स अक्ष की दिशा में है, उस सदिश को व्यक्त करिए। तो वो सदिश क्या हो गया भाई?